मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 का पेज नंबर 128 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उस 128 का आधा भाग पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो मोर था वो बारिश होती थी तो बहुत नाचता था और नाचने लगता था। और कैसे नाचता था? गोलाकार होकर वो नृत्य करता था और सहज ताल में आगे पीछे दाएं बाएं होकर। और जो राधा थी, मोर का क्या नाम था? नीलकंठ। और राधा किसका नाम था? मोरनी का। तो वो भी नाचती थी, परंतु मोर के जैसा नहीं नाच पाती थी, परंतु वो भी गति में एक छंद के साथ यानी नाचती थी दाहिने और बाएं होकर। और वो नीलकंठ के दाहिने ओर के पंख को छूती हुई जाती थी। अब जो लेखिका है उनने लिखा है कि पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि मुझे भी इसका नाच पसंद है। तो वो तब जब आकर जाली घर के पास पहुंचता और झूले से उतरता और जो सतरंगी मंडलाकार या गोलाकार अपने पंखों का छाता बना देता और नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। और फिर इसके बाद क्या करता? जब कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते थे तो नीलकंठ की मुद्रा को क्या होती? अपने प्रति यानी सम्मान करते उसका और आश्चर्य से देखते रहते। अब अगली लाइन से पढ़ेंगे हम। क्या है? कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यानी मोर को किसकी उपाधि दे डाली? परफेक्ट जेंटलमैन की। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी कि और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी क्या बताया गया है कि लेखिका ने कहा है कई महिलाओं ने उन्हें परफेक्ट जेंटलमैन कहा गया कि यानी सभी काम में ये परफेक्ट है, उसकी उपाधि दे डाली थी। और फिर क्या करता वो कि जिस चोंच से उसने भयंकर किसको? सांप को टुकड़े टुकड़े खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिया था, उसी चोंच से वो मेरी हथेली से क्या उठा के खाता? चने चने, बिल्कुल धीरे धीरे कोमलता से। मुझे हंसी भी आती और आश्चर्य भी होता कि फलों के वृक्ष से अधिक उसको क्या अच्छे रखते थे? जो फूल खिलते थे, पुष्पित होते थे। अब आगे देखते हैं। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। दोनों की कौन थी? वर्षा। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपानपंती बनने लगती थी। वो क्या करती कि वो कह की आवाज़ करती और तीव्र से तीव्र बूंद उसको जैसे कि पंक्ति के जैसे बनने लगती थी। और मेघ की गर्जन की ताल पर ही उसकी तन्मय नृत्य का आरंभ हो जाता। और मेघ जैसे गरजता तो वो क्या करती? तन्मय होकर नृत्य करने लगती। और मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग ही यानी जैसे जैसे बूंद मेघ गरजते, जैसे जैसे बूंद तेज तेज पड़ती तो वैसे ही इसकी नृत्य की चाल भी तेज होती जाती थी। उसकी कह का कसर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता और बोलने की यानी आवाज़ कह के जो करते तो वो कम होता जाता और नाचने की गति तेज होती जाती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर पेज नंबर 120 दाहिने पंजे पर पंख और बाएं पर बायां पंखा फैलाकर सुखाता है। गीले हो जाते ना तो वो पंखों को सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। क्या करते? वो दोनों एक दूसरे के पंख से जो बूंद टपकती तो चोंच से उसको पी कर वो सुखा देते थे।
इस आनंदोत्सव की रागनी में विमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी क्या हुआ कि इतना आनंद हो रहा था, खुशी थी, तो एक बेमेल स्वर यानी जिसका मेल नहीं है ना, वो स्वर बज उठा। इसकी एक कहानी है बड़ी दुखद। देखते हैं क्या कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य की नखा कोने में से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। क्या, जब एक दिन लेखिका जा रही थी किसी कार्य से, तो बड़े मियाँ थे जो उनकी दुकान थी ना, उन्होंने कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। मैंने सोचा था कि इस बार कोई भी पिंजरा नहीं देखूंगी। मैंने किसकी ओर देखा? उनकी सफ़ेद दाढ़ी और ऐनक की। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। उसके पैर के पास एक मोरनी पड़ी। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकी। उसकी यानी उंगलियां क्या हो गई थी? टूटकर, क्या था, उसके दोनों पैर बंधे थे और उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। वो खड़ी तक हो नहीं पा रही थी, उंगलियां ऐसे टूट गई थी और इकट्ठी हो गई थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, फिर वही एक्सप्रेस मेल दौड़ने लगी, है ना, और तूफान मेल। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मान ने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई तो मैं उसी के सिर पर उसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। क्या बोला वो कि आप ना आई होती तो मैं वही चिड़िया मार के सिर पे पटका था, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। ठीक है, जो आधी मरी हुई है। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आया। 7 रुपये दिए और जो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे उस पर रखवा के घर ले आया। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर मैं महीने भर में अच्छी हो गई। वो मोरनी उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई, परंतु वे ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठूठ जैसे पंजे थे उसमें चलने लगी। तो तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित, जैसा नाम वैसा उसका काम। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती दोनों को। देखो, चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख भी नोच डाले। कलगी मोर के ऊपर रहती ना बेटा, सिर पे। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। यानी किसी को वो मोर के समीप नहीं आने देती। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, राधा ने, है ना, जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए इधर उधर। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। कई बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छुपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। फिर क्या हुआ? मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ।
मैंने 3-4 महीने के बाद देखा कि सवेरे जाकर कि वो पूंछ फैलाकर धरती पर बैठा, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर मैंने बार बार पुकारा, और जब नहीं उठा तो मेरे को कुछ शंका हुई। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी थी, ना उसके रंग बिरंगे फूलों की स्तबक जैसे शरीर पर किसी का चोट चिन्ह मिला। मैं अपनी शॉल में लपेट कर उसे कहाँ ले गई? संगा। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल धारा में प्रभावित किया गया। क्या हो गया वो? मैंने उसको जब किया तो जैसे उसके चंद्रमा के समान प्रतिबिंब होकर क्या हो गया, गंगा का जो चौड़ा पाट था वो एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा, लहरों में यानी बहने लगा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निस्तेज सी कई दिनों कोने में बैठी रही, पर एक बार भाग कर लौट आया था। अतः वे प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम की पेड़ से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुतिया सामने पड़ गई। वो आम के पेड़ से उतरी थी तो कुतिया सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोला देश भी प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सकता। उसके दांत लग गए तो वो खत्म हो गई कजली के। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही ढुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की ढाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप क्या करिएगा, इसको रीडिंग करिएगा और डेली 1 पेज रीडिंग करिएगा। राइटिंग वर्क और अपनी सीटों को कॉपी कंप्लीट करिएगा।